ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक जो है वो दो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़ और उसके साथ ही हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशंस के दरमियान भी रिलेशन प्रूव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक रॉड है, एक रिजिड बॉडी है जिसको हमने एक पॉइंट ओ पर पिवट कर दिया है, मतलब इसके इर्द गिर्द ये घूम सकता है। और इस रॉड को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा हूं। अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पे आपको बताया था कि रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के साथ साथ बिल्कुल उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इस रिजिड बॉडी के अंदर एक पॉइंट P पर एक पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं। इस पार्टिकल का सेंटर से यानी पॉइंट O से जो डिस्टेंस है ये है, फर्स्ट कर लें R। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं O से लेकर P तक, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ रिजिड बॉडी। अगर रिजिड बॉडी घूमेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन रिजिड बॉडी के बिल्कुल साथ साथ घूम रही होगी। अब यहां पर पॉइंट P पर जो पार्टिकल हमने कंसिडर किया है, जैसे जैसे ये रिजिड बॉडी घूम रहा है वो पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है। और उसकी लीनियर मोशन में, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, वैसे तो ये ओवरऑल देखा जाए तो एंगुलर मोशन ही है, लेकिन इस पार्टिकल P की लीनियर वेलोसिटी भी जाहिर बात है कोई ना कोई है, जो आपको इस वक्त टेंजेंट के अलोंग एरो की मदद से मैं दिखा रहा हूं। लेकिन गौर से देखें, जैसे जैसे ये रिजिड बॉडी घूम रहा है वैसे वैसे इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है, क्योंकि इसने हमेशा टेंजेंट के अलोंग ही रहना है। इसी तरह अगर मैं इस रिप्रेजेंटेटिव लाइन की बात करूं तो रिप्रेजेंटेटिव लाइन जैसे जैसे रिजिड बॉडी सर्कल में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वैसे वैसे ये जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ये कोई ना कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। और अगर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं टाइम के लिहाज से कंसिडर करूं तो मैं कह सकता हूं कि इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी है। यानी इस रिजिड बॉडी के रोटेट करने के दौरान मैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों को कंसीडर कर सकता हूं। लीनियर वेलोसिटी जो पार्टिकल P की है और इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है, लेकिन अगर ये रिजिड बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो मैं कह सकता हूं कि इस पार्टिकल P की लीनियर वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आ रहा। इसी तरह ये जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन यानी O से लेकर P तक की जो लाइन है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी में भी कोई फर्क नहीं आ रहा। आसानी के लिए मैंने इस तरफ x एक्सिस फर्स्ट कर लिया है, ऊपर की तरफ y एक्सिस, और आउटवर्ड डायरेक्शन में z एक्सिस फर्स्ट कर लिया है। और आप गौर करें, जैसे जैसे रिजिड बॉडी घूम रही है इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी आउटवर्ड आएगी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आउटवर्ड यानी z एक्सिस के अलोंग आएगी। तो ये समझ लें कि अभी तक मैं पुराने लेक्चर्स का आपको एक रिव्यू दे रहा था। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं और फर्ज करें ये जो रिजिड बॉडी है, इस सारे को कंसिडर करने की बजाय हम सिर्फ उस छोटे से पार्टिकल को कंसिडर कर लेते हैं जो पॉइंट P पर हम कंसिडर कर रहे थे। अब जैसे जैसे रिजिड बॉडी घूम रही थी वैसे वैसे पार्टिकल P भी सर्कल में घूम रहा है। अब हम पार्टिकल P के ही सिर्फ मोशन को कंसिडर करेंगे ताकि हमारे लिए डिस्कशन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। फर्ज कर ले ये पार्टिकल P किसी इनिशियल पॉइंट A पर था और फिर ये घूमते घूमते किसी फाइनल पॉइंट B पर चला गया। A से लेकर B तक इसने सर्कल का जो हिस्सा कवर किया है, जो बेसिकली इसका डिस्टेंस है, वो क्या है? वो आर्क लेंथ है। इस आर्क लेंथ को मैं डेल्टा S से जाहिर कर सकता हूं। इस सर्कल का, जिस सर्कल में ये पार्टिकल घूम रहा था, इसका रेडियस क्या है? जारी बात है वो तो r है, जो हमने सामने जाहिर भी किया हुआ है।
और इस रिप्रेजेंटेटिव लाइन ने ओ ए से लेकर ओ पी तक आते आते ओ बी तक आते आते कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? डेल्टा थीटा। और ये डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए इसको जो टाइम लगा फर्ज कर लें वो है डेल्टा टी। ये है टाइम इंटरवल जिस दौरान ये पार्टिकल पी पॉइंट ए से घूमते घूमते पॉइंट बी तक पहुंच गया। अब आपको याद होगा हमने इसी चैप्टर के सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान एक रिलेशन पढ़ा था, जिसको मैं सामने लिख देता हूं, S इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें S क्या है? आर्क लेंथ, R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, और एंगल थीटा किसे जाहिर कर रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। अब हमारी आज की जो सिचुएशन है इसमें ये जो पार्टिकल है मुसलसल घूमता जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, इस पार्टिकल की एंगुलर मोशन में कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट है और कौन सी वेरिएबल है? आप गौर करें, जब पार्टिकल घूमेगा तो आर्क लेंथ यानी s में तब्दीली आएगी, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा में तब्दीली आएगी। इसीलिए मैंने आर्क लेंथ को डेल्टा s से और एंगल थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा से जाहिर किया। डेल्टा हर उस जगह हम लगा सकते हैं जहां वेरिएबल हो, जहां तब्दीली आ रही हो, लेकिन इस सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है, इसीलिए रेडियस के साथ डेल्टा नहीं आ सकता। अब आ जाए उसी रिलेशन की तरफ, तो फिर हम डेल्टा कहां कहां लगाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे हम s के साथ डेल्टा लगा देंगे और राइट हैंड साइड पे थीटा के साथ डेल्टा आ जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब ऐसा करें, दोनों तरफ डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल था उससे डिवाइड कर दें, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और राइट हैंड साइड पे r इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं ताकि हमें दोनों साइड पे जो क्वांटिटीज हैं उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का पता चले। लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और राइट हैंड साइड पर भी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट हमने लगाई है, हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया, आप गौर करें और सोचें, जो आपने चैप्टर 3 में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो सेम ऐसा ही था, बस यहां डिस्टेंस को s से जाहिर कर रहे हैं, आर्क लेंथ को, वहां हमने डेल्टा डी लिखा हुआ था इस जगह पे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड साइड पे या जो आपको बॉक्स में मैं दिखा रहा हूं ये एक्चुअली क्या है? दिस इज इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, और यहां पर हमारे पास जो आया है ये है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। क्योंकि डायरेक्शन का तो हमें पता है कि वो टेंजेंट के अलोंग ही थी, जो मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया, तो डायरेक्शन को हम फिलहाल कंसीडर नहीं करते, हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड आ गई यानी लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। अब चूंकि नीचे आपको इस वक्त कुछ लिखा नजर नहीं आ रहा v के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में, तो ये बात भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। नीचे चाहे कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, चाहे INST लिख दे चाहे ऐसे ही छोड़ दे, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस ही है। ये मैं आपको पहले चैप्टर 3 में भी बता चुका हूँ। राइट हैंड साइड पे जो r है वो तो कांस्टेंट है, उसको लिमिट से पीछे भी लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट किस पे असरअंदाज होगी? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा डेल्टा s, हाँ डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी पे। इसको कट कर दीजिएगा, मैं यहां पे दोबारा बोल देता हूं। राइट हैंड साइड पे देखें, जो r है ये तो कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा, इसलिए r को मैं थोड़ा सा बाहर पीछे लिख सकता हूं, और लिमिट किस पे असरअंदाज हो रही है? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये भी एक फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा, एंगुलर वेलोसिटी वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, दिस इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और उसके नीचे भी INST ना लिखें तो फिर भी यही मतलब होता है कि ये इंस्टेंटेनियस को ही शो कर रहा है। अब आप देखिए, आपके पास फाइनल रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें v क्या है? लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। अब जरा डायग्राम की तरफ देखिएगा, एक छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं। डेल्टा थीटा जिस पे हमने लिमिट लगाई थी कि ये 0 को अप्रोच कर जाए, जब डेल्टा थीटा 0 को अप्रोच करेगा
तो जो पार्टिकल P A से B तक गया था, वो जो फाइनल पॉइंट B था, वो पीछे आते आते जैसे ही लिमिट आप लगाएंगे डेल्टा टी कम होता जाएगा, तो फाइनल पॉइंट B पीछे आते आते पॉइंट A के बिल्कुल साथ कॉन्साइड कर जाएगा, यानी मीट कर जाएगा। और आप गौर करें, पॉइंट बी जब पॉइंट ए पे आके मिल जाएगा तो ये जो ए से लेके बी तक आर्क की लेंथ थी यानी डेल्टा एस, ये तकरीबन 0 को अप्रोच करना शुरू हो गई है और बी बिल्कुल ए के ऊपर आ गया। अब लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ हो जाएगी? जाहिर बात है, सिंपल सी बात है, वो अलोंग टेंजेंट हो जाएगी। पहले तो पॉइंट ए पर इसकी कोई और डायरेक्शन थी, पॉइंट बी पर कोई और डायरेक्शन थी, लेकिन अब पॉइंट बी बिल्कुल पॉइंट ए पर आ गया, तो यहां पर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर उसकी बात की जाए तो एक ही डायरेक्शन मिल रही है, दैट इज अलोंग टेंजेंट, और ये टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी लीनियर स्पीड हमारे पास आई है इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे, इसे हम टेंजेंशियल स्पीड भी कह सकते हैं। इसीलिए मैं इसके साथ नीचे छोटा सा मुन्ना सा t भी लिख सकता हूं। सो Vt इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपके पास फाइनल रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। अब हम मूव करने लगे हैं एक दूसरे रिलेशन की तरफ, बल्कि उस रिलेशन की तरफ जाने से पहले इसको कट कर दीजिएगा। जहां से मैंने कहा ना अब हम मूव करने लगे हैं, उससे पहले पहले रखिएगा, वहां ये लगाइएगा जो मैं बोलने लगा हूं। अब डायरेक्टली मैं एक छोटे से एमसीक्यू के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं। ये तो हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी भी वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है। अगर हम इस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कई दफ़ा एमसीक्यू में आ जाता है, वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इसको डायरेक्टली आपने याद रखना है। वो फॉर्मूला बनता है लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसमें v क्या है? लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, और r क्या है? पोजीशन वेक्टर। यानी यहां पर इस फॉर्मूला में जो आपको डायग्राम में r नजर आ रहा है, पहले तो हम इसे रेडियस वेक्टर कह रहे थे, सॉरी सिर्फ रेडियस कह रहे थे। अब यहां फॉर्मूला के मुताबिक ये रेडियस वेक्टर कहलाएगा अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो। बस फिलहाल इतना ही याद रखें, इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कोर्स में इवन वेक्टर प्रोडक्ट वाला ये फॉर्मूला भी नहीं था, ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया ताकि आप एमसीक्यू के लिए इसको याद रख लें। अब हम मूव करने लगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। वो मैं ज़रा जल्दी में आपको करवा दूंगा। इससे पहले मैं v इक्वल टू आर ओमेगा का जो फॉर्मूला बनाने जा रहा था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि फर्ज कर लें ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन है, यानी इसमें पार्टिकल की या रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म है। अब मैं ये कंसिडर करने लगा हूं कि फर्ज कर लें जैसे मैं एंगुलर एक्सेलरेशन में आपको कहता था ना कि फैन को जैसे ही ऑन करें तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना शुरू कर देती है। अब यहां भी दोबारा ऐसी ही सिचुएशन हम कंसीडर करने लगे हैं कि इस वक्त दोबारा ये जो एंगुलर मोशन है, फर्ज कर लें ये नॉन यूनिफॉर्म है, यानी इसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। अगर इसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी में मुसलसल तब्दीली आ रही है। फर्ज कर लें ये जो पार्टिकल है ये एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रहा था, इसको अगेन हमने कंसिडर कर लिया, लेकिन इस वक्त इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी में मुसलसल तब्दीली आ रही है। तो फर्ज कर लें पॉइंट ए पर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो ओमेगा 1 थी, और जब पॉइंट बी तक पहुंचा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हो गई। इसी तरह v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला जो अभी हमने रिलेशन डेराइव किया था, उसके मुताबिक अगर ओमेगा में तब्दीली आएगी तो v में भी तब्दीली आएगी, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में भी तब्दीली आएगी। यहां भी ऐसा ही होगा। अगर पॉइंट ए पर यानी इनिशियल पॉइंट पे ओमेगा डिफरेंट है, यानी ओमेगा 1 से मैं इसे जाहिर कर रहा हूं, तो यहां लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को भी मैं v1 से जाहिर कर सकता हूं। इसी तरह पॉइंट बी पर अगर ओमेगा को ओमेगा 2 से जाहिर किया है तो लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी टेंजेंशियल स्पीड को भी मैं v2 से जाहिर कर सकता हूं। यानी मैं दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहा हूं कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ओमेगा में भी तब्दीली आई है और लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में भी तब्दीली आई है। अब मैं डायरेक्टली मूव करने लगा हूं उस रिलेशन की तरफ जो अभी अभी हमने डेराइव किया। हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब मुझे ये बताएं कि यहां डेल्टा किस किस के साथ आएगा।
बिल्कुल ठीक आपने सोचा है। डेल्टा लेफ्ट हैंड साइड पे v के साथ आएगा और राइट हैंड साइड पे ओमेगा के साथ आएगा। सो डेल्टा v इज इक्वल टू r इंटू डेल्टा ओमेगा। अब अगेन वही काम करना है, दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड करें। लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t हो गया, राइट हैंड साइड पे r इंटू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t हो गया। अब दोनों तरफ टाइम की लिमिट लगा दे। टाइम की लिमिट लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रिलेशन नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द रिलेशन फॉर इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था। इसी तरह राइट हैंड साइड पे रेडियस जो है वो लिमिट से पीछे लिख देंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। और बाकी क्या कुछ है ये अभी पिछले लेक्चर में इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, दैट रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे मैं पहले आपको बता के आया हूं कि नीचे इंस्टेंटेनियस को शो करने के लिए INST ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह हमारे पास जो रिलेशन बन गया है दैट इज A यानी लीनियर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R अल्फा, जिसमें R क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, और अल्फा क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे इससे पिछले रिलेशन में मैंने v को टेंजेंशियल स्पीड कहा था, सेम उसी तरह यहां भी जो एक्सेलरेशन लेफ्ट हैंड साइड पे a आपको नजर आ रहा है, दिस इज अगेन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, इसीलिए इसे भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। जैसे मैंने वहां आपको वेक्टर फॉर्म में रिलेशन लिखवाया v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, यहां भी वेक्टर फॉर्म में कुछ वैसा ही रिलेशन बनता है, a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये भी सिर्फ एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है। अब हम इसी लेक्चर में एक दूसरा छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं जिसमें हम हेडिंग कुछ ऐसी लिख सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको याद होगा चैप्टर 3 में हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की थी, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन थी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस को हम एंगुलर मोशन के लिए बड़ी ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। वो कैसे? हमने वेलोसिटी v की जगह एंगुलर वेलोसिटी पुट कर देनी है ओमेगा, हमने लीनियर एक्सेलरेशन a की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पुट कर देना है, और हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट s की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पुट कर देना है। अब जरा देखिएगा ये तीनों इक्वेशंस एंगुलर मोशन के लिए कैसी बन जाएंगी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस अल्फा t। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी थीटा, s की जगह थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा i t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बन जाएगी 2 अल्फा थीटा, s की जगह थीटा आ गया, a की जगह अल्फा आ गया, इज इक्वल टू ओमेगा f स्क्वायर माइनस ओमेगा i स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में ये दोनों रिलेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।